हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर का मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। पहला टॉपिक हम नंबर सिस्टम लेते हैं। नंबर सिस्टम में आप अच्छी तरीके से समझेंगे कि अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, इसका आप डीपली अध्ययन करेंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप पढ़ रहे हों तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठा करें। जो भी नोट्स यहाँ पर आपसे बनवाए जा रहे हैं, जो भी बोर्ड पर काम हो रहा है, आप उसे साथ ही साथ लिखते जाइए, क्योंकि रिवीजन करने में अन्यथा परेशानी ज़्यादा होती है। यहाँ पर आज की जो वीडियो है उसमें जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो 100% समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आपको उसे पचाना भी है, कवर करके रखना है, उसको भूलना नहीं है। किस तरीके से भूलने की प्रक्रिया को आप समाप्त करेंगे, वह प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब आप उसका बार बार रिवीजन करेंगे। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते, मैं ज़्यादा आपका समय इन्वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ, तो बस डायरेक्ट मेन मुद्दे पर आ जाइए। पहले हम यहाँ पर लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है संख्या पद्धति कहते हैं। तो संख्या को समझने से पहले संख्या किसे कहते हैं उससे पहले हम अंक समझेंगे, क्योंकि संख्या किसे कहते हैं आपको बता दें कि संख्या की डेफिनेशन क्या होती है। संख्या विभिन्न अंकों को दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं। तो संख्या को समझने से पहले इसमें एक वर्ड आया है, उसे हम कहेंगे अंक। तो पहले आप अंक के बारे में समझते हैं कि अंक क्या होता है। डिजिट कहा जाता है इसे। डिजिट किसे कहती है? किसी भी संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त न्यूनतम इकाई को डिजिट कहते हैं, अंक कहते हैं। हाँ, उसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। अंक कितने होते हैं ये आपको बता दें। 0 होता है, 1 होता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन अंकों का हम सहारा लेंगे। किसी भी संख्या को लिखने के लिए इन प्रतीकों का यूज किया जाएगा। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंक कहा जाता है। यह न्यूनतम इकाई है किसी भी संख्या को लिखने की, इसी को हम अंक कहते हैं। तो कुल अंक कितने होते हैं, इंपॉर्टेंट बात। डेफिनेशन मैंने लिखी नहीं है, आप लिख सकते हो, लेकिन काम की चीज़ आप पकड़ो। कुल अंक कितने होते हैं, यहाँ पर 10 होते हैं, आपको बता दें। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, संख्या देखो कितनी होती हैं, इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपके लिए बनाते हैं, एग्जाम्पल देते हैं ये लोग। क्वेश्चन है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या है। ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ, राइटिंग को मत समझना, थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा भी ख़राब नहीं, समझ में आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो बहुत से देखो अधिकतर बच्चे इसका जवाब जानते हैं। इसका आंसर क्या आएगा, सबसे छोटी एक अंक की संख्या होती है 1। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर आपको ये छोटा दिखाई दे रहा है 0, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, यहाँ पर 1 होती है। ये भी एक अंक की संख्याएं हैं, एक अंक की संख्या कह सकते हैं। यहाँ पर जो 0 होता है, 0 सबसे छोटी एक अंक की संख्या नहीं मानी जाती है, क्योंकि 0 एक्सेप्शन है। 0 को 2 अंक की लिखा जा सकता है, 3 अंक की लिखा जा सकता है, 0 एक्सेप्शन है। आपको बता दें 0 को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। ये भी 0 है, ये भी 0 है, गौर से देखिए, ये भी क्या आएगा, 0 है। तो इसका मतलब 0 में को कितने भी अंकों की संख्या बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहती है। इसलिए 0 एक्सेप्शन है। सबसे छोटी एक अंक की संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं।
इसके बाद अब हम लेते हैं संख्या। संख्या किसे कहते हैं? संख्या, हाँ, इसमें आपको ये पूछा है कि टोटल एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 होती हैं। एक अंक की टोटल संख्या कितनी होती हैं? 9 होती हैं। यहाँ से स्टार्ट होती है, एक अंक की संख्या यहाँ से स्टार्ट होंगी। संख्या को हम नंबर कहते हैं। संख्या किसे कहती है? अब देखो, विभिन्न जो अंक हैं, विभिन्न अंकों को दाईं ओर से बाईं ओर क्रम से लिखा जाएगा। विभिन्न अंकों को क्रम से दाईं ओर से बाईं ओर लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अंकों को दाईं ओर से बाईं ओर इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। ये देखो डेफिनेशन है, ये आती नहीं है, नहीं आएंगी, ये सही पता है, लेकिन एक व्याख्याता, एक लेक्चरर होने के नाते, लेक्चरर व्याख्याता का मतलब ये वही होता है जो प्रत्येक शब्द की व्याख्या कर सके। तो इसीलिए आप पर भी आना चाहिए। अभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जॉब लगने के बाद में आप व्याख्याता बन जाएंगे तो आपकी जिम्मेदारी होती है प्रत्येक शब्द की व्याख्या करना आना चाहिए। तो यहाँ संख्या की हम बात करते हैं। कोई किसी ने हमसे पूछ लिया संख्या किसे कहती है, तो इसलिए मैंने कहा है विभिन्न अंक हैं, विभिन्न अंकों को दाईं ओर से बाईं ओर क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, डॉट 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 के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है उसको हम संख्या कहते हैं। लिखना चाहे आप लिख लेना। तो ये संख्या हो गई। जैसे अब इसमें संख्या कोई भी हो सकती है, 2, 5, 0, 1, 7, ये क्या है? संख्या है। तो केवल हम यहाँ पर केवल समझा रहे हैं आपको। संख्या में एक बात आपको बता दें, 100 का मतलब क्या होता है? आप नोट डाल के लिख लो इस बात को, नोट। 100 का मतलब होता है इस तरीके से आप लिखेंगे 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। 1000 का मतलब क्या होता है? 1000 का मतलब होता है ये, तो इसका मतलब 10 की पावर कितनी? 3। इसमें 3 जीरो हैं तो 10 की पावर 3, इसमें 2 जीरो हैं तो 10 की पावर 2। अगर ये कहा जाता है कि इतने रुपए हैं, 3 गुणा 10 की पावर 3 रुपए, तो इसका मतलब कितने रुपए हो गए? ये 3000। 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। तो यहाँ पर 6 लगा सकते हैं। कभी कभी ये भी कहा जाता है कि 600 1000 में कितनी जीरो होंगी। आपसे पूछा जाए 600 1000, तो 600 तो ये हो गया, 1000 का मतलब हो गया 10 की पावर 3। 600 1000 में कितनी जीरो आ जाएंगी? 3 जीरो तो ये हो गई, 4 और 5 जीरो हो जाएंगी। 600 1000, 100 मैंने कहा है, 600 1000 में कितनी जीरो हो जाएंगी? 5 जीरो होंगी। तो ये क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो यहाँ पर 100 का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 2। बिल्कुल हम डीपली पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बनाते हुए चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। 1000 के बाद अब हम लेते हैं लाख, ले लेते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, बस लाख तक ही ले लो भले ही। 10 की पावर 5 को लाख कहा जाता है, तो ये लाख हैं। जैसे देखो कोई भी ऑर्डर आता है कभी कभी, तो उसमें नीचे राशि लिखी जाती है, तो उसने लिख दिया कि 305 लाख रुपए, 305 लाख रुपए। तो इनको ये वाला आपको हटाना है, तो लाख का मतलब कितना हो जाएगा? लाख का मतलब हो गया 10 की पावर 5, इतने रुपए हो गए। अब इसमें आप जीरो आप लगा सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, छोटी सी जानकारी थी, वो मैंने नोट में आपको लिखा दी। एक्स्ट्रा जानकारी है, मानते हैं, इस पर क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी ऑर्डर इस टाइप के आते हैं कि उनको जो पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, ये चीज़ समझना आना चाहिए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि 1 लाख में कितनी जीरो होती हैं, तो 5 जीरो होती हैं। संख्या के बाद अब हम डायरेक्ट चलते हैं, किसी संख्या के अंक का अंकित मान ज्ञात करना। इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी संख्या के अंक का, किसी संख्या के अंक का
जाति मान। जाति मान को दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है शुद्ध मान। शुद्ध मान को दूसरे नाम से भी जाना जाता है अंकित मान। इसका एक नाम और है, उसे कहा जाता है वास्तविक मान। वास्तविक मान कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है ये भी आपको बता दें। जाति इसे कहा जाता है फेस वैल्यू कहा जाता है। कौन सी वैल्यू कहती है? फेस वैल्यू। यहाँ पर ये यू है, फेस वैल्यू। तो किसी संख्या के अंक का जाति मान, शुद्ध मान, अंकित मान या फिर वास्तविक मान की बात करते हैं हम। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं हम। यहाँ पर संख्या 5607 में 6 का जातीय मान क्या होगा? देखो, जाति का मतलब होता है उसका जो जैसा दिख रहा है वही उसका क्या कहलाता है? मान कहता है। किसी संख्या का स्वयं का मान उसका जाति मान कहलाता है। कोई भी अंक है, किसी भी अंक का स्वयं का मान उसका जाति मान कहलाता है। तो कोई भी अंक हो सकता है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उसे 4 का जाति मान क्या होगा? 4। जैसा दिख रहा है स्वयं का मान वही उसका क्या कहलाता है? जाति मान कहलाता है। शुद्ध मान भी कहलाता है, अंकित मान या फिर उसका वास्तविक मान कहलाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है? 6 का जाति मान क्या होगा? तो 5607 में 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। और इसमें निकाला है कि 0 का जाति मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जैसा दिख रहा है वही उसका मान है, वही उसका जाति मान कहलाएगा। कोई भी अंक होता है, किसी भी अंक का स्वयं का मान उसका क्या कहलाता है? जाति मान कहलाता है। बस ये चीज़ ध्यान में रखो। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जाति मान को क्या कहते हैं? शुद्ध मान भी कहते हैं, अंकित मान या वास्तविक मान। अब ये चीज़ है, बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसके जो पर्यायवाची शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें चक्कर पड़ जाता है। बस रिवीजन के लिए आपको ये रखना है, जाति मान का मतलब शुद्ध मान, अंकित मान और वास्तविक मान, ये है। नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। हाँ, तो किसी संख्या के अंक का जाति मान निकालना आप सीख चुके हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और बता दें कि जो जाति मान होता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेस वैल्यू कहा जाता है। और दूसरा इसका नाम होता है लोकल वैल्यू भी कहते हैं। ध्यान रखना, लोकल वैल्यू मैंने लिख नहीं पाया था, लेकिन आप ज़रूर लिख लेना। अब हम चलते हैं किसी संख्या के अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना। संख्या के अंक का, अभी हम टाइप ऑफ नंबर्स पर नहीं पहुँचे, आपको बता दें ये जो संख्या शब्द आया था केवल उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तो हम संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना। संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना। स्थानीय मान का दूसरा नाम क्या है? आकस्मिक मान भी कहा जाता है इसे, आकस्मिक मान। कभी कभी देखो, इंग्लिश जो वर्ड हैं वो भी आने चाहिए आप पर। इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिख करके भी पूछ लेता है। हाँ, संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान ऑब्लिक आकस्मिक मान, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्लेस वैल्यू। हाँ, चेक कर लें आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। संख्या के किसी अंक का स्थानीय मान क्या होता है? आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
संख्या का कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उसका क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान का मतलब जिस स्थान पर कोई अंक होता है वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। जैसे संख्या 5, 6, 7, 9 में डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान आ जाएगा 9 × 1 बराबर 9। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान 7 × क्या हो जाएगा 10। यानी जो जिस अंक का आपको स्थानीय मान निकालना होता है उसी को छोड़कर सभी अंकों को आप क्या बना देंगे? शून्य बना देंगे। देखो किस तरीके से 7 का स्थानीय मान निकालना है तो इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको भी क्या बना देंगे? 0। सबको 0 बना दिया तो क्या आ गया? अपने आप 70 निकल के आ गया। ये ध्यान रखना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7 × 10, ये दाई के स्थान पर आ जाता है इसलिए हम 10 का गुणा करते हैं तो 7 × 10 70, वापस ये 70 बन जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 × 100। आप इनको 0 बना देंगे, इस वाले मेथड से भी इसका मान ये निकलेगा। 6 का स्थानीय मान निकालना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का अंक इंटू क्या आ जाएगा? 100 आ जाता है तो बराबर क्या आ जाएगा? 600। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी पावर में देखने को मिल सकता है कि 6 का स्थानीय मान क्या प्राप्त होगा पावर में, 10 की पावर में भी दे सकता है वो। 5 का स्थानीय मान अगर आप निकालें तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणा कितना आ जाएगा? 1, 2, 3 0 आ जाएंगे यहाँ पर। इस तरीके से 5000। 5 × 10⁻³ भी आप इसे लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ तो इस तरीके से स्थानीय मान, जाति मान का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इसके आधार पर देखो सवाल। हाँ, एक बात अगर आपसे कहा जाए, चलो एक क्वेश्चन ही दे देता हूँ मैं। संख्या 5, 6, 0, 9, 7 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा? इसमें से स्थानीय मान बताना है। ए ऑप्शन 100, बी ऑप्शन 1000, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हाँ बताइए इसमें से। तो इसका आंसर क्या आएगा? आपने एनालिसिस कर लिया होगा, इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 का स्थानीय मान निकालना है तो 0 को छोड़कर सभी अंकों का क्या है? 0 0 बना दो सभी अंकों को। तो 0 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 0 × 100 बराबर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। एक और सवाल और ले लो चलो। संख्या 5, 6, 9, 8 में 9 का स्थानीय मान, 9 के स्थानीय मान हाँ, संख्या 5, 6, 9, 8 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? ये थोड़ा बहुत आपको डिस्टरबेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि जहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ रोड के किनारे ही मेरा घर है, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस मिल सकता है आपको। कोई बात नहीं, नेग्लिजिबल कर देना आपसे। संख्या 5, 6, 9, 8 में 9 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर क्या होगा? तो बताइए 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 का जातीय मान, स्थानीय मान है, पहले स्थानीय मान निकाल लो। 9 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा? 90। इसको 0 बना दिया। और 9 का जातीय मान क्या होगा? 9 का क्या होता है? 9। इनका क्या निकालना है? अंतर। माइनस कर दीजिए, क्या प्राप्त हो गया? 81 प्राप्त हो गया। ये अंतर आ गया। ये इस तरीके से 81।
हाँ, अब नोट में अब हम आपको लिखाते हैं इम्पोर्टेंट चीज़। नोट डाल के आप लिख लीजिए, नोट्स बनाते जाइए आप, अच्छे बहुत अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। आपको खुद महसूस होने लगेगा कि हम सवाल निकालने लगे हैं। हाँ, 0 से 1 तक कुल अंक कितने होते हैं? 0 से 1 तक कुल अंक 10 होते हैं। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? 0 से 9 तक, 0 से 9 तक कुल अंक कितने होते हैं? 10। क्यों? कभी कभी क्या आगे अब क्या भी सोचना पड़ता है हमें कि आगे आपको क्या कराना है, तो वो भी कभी कभी दिमाग चला जाता है कि आगे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ दिमाग में आ जाती है, तो ऐसा हो जाता है। 0 से 9 तक कुल अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 आप इनको काउंट कराएंगे तो कितने होंगे? 10। सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 1 होगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 9 प्राप्त होगी। और लीजिए, 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100, 1 से 100 तक एक अंक की कुल संख्या, चाहे डायरेक्ट आप ऐसे लिख लो, एक अंक की कुल संख्या हो गई। 0 से 9 तक कुल अंक कितना? नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ है, यहाँ करा देते हैं। एक अंक की कुल संख्या है, एक अंक की कुल संख्याएं, कुल संख्याएं कितनी होती हैं? एक अंक की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अंक की कुल संख्याएं 9 होती हैं। हाँ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। अब हम 2 अंक की बात करते हैं। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की, चलो कुल संख्या मैं लिख देता हूँ पहले। 2 अंक की कुल संख्या है, 2 अंक की कुल संख्या कहाँ से कहाँ तक होंगी? 2 अंक की कुल संख्याएं होंगी 10 से 99 तक, और टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। पहले से 1 से 100 तक आप काउंट कर लो, टोटल कितनी है? 100। 100 में से एक अंक वाली कितनी संख्या है? 9, और एक 3 अंक वाली संख्या और बैठी है। तो 1 से 100 तक जो संख्या है उनमें से एक अंक की निकाल दो, और जो 3 अंक वाली संख्या उसे भी निकाल दो। एक अंक वाली कितनी संख्या होती है? 9, और 3 अंक वाली कितनी संख्या होती हैं? 1। तो 9 और 1 10 निकालनी पड़ेंगी। तो 100 में से 10 निकाल दो तो कितनी प्राप्त हो जाएंगी? 90। पहले और इसी को हम आगे की ओर चलाते हैं। एक अंक की कुल संख्या है 9, 2 अंक की कुल संख्या है 90। अगर आपसे ये कहा जाए 3 अंक की कुल संख्याएं कितनी होंगी? 3 अंक की कुल संख्याएं, ये ट्रिक बन रही है यहाँ पर। एक अंक की कुल संख्या है 9, 2 अंक की कुल संख्या है 90, 3 अंक की कुल संख्या है 9 से आ जाएंगी। कहाँ से स्टार्ट होंगी? 100 से। 100 से 9 9 999 तक टोटल संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 900। अब 900 कैसे आ गई ये भी आपको बताएं। 900 में आप ये काउंट कीजिए 1 से 100 तक, 100 से जस्ट पहले वाली 99 आएगी, और ये 1000 है। सुनो मेरी बात, 1 से 1000 1000 है, तो 1000 तो ये संख्याएं होगी। इसमें से एक तो 2 नंबर वाली, आपको 2 अंक वाली संख्या निकालनी है और 1 अंक वाली संख्या निकालनी है। तो 2 अंक वाली संख्या कितनी होंगी? इसमें 2 अंक वाली संख्या कितनी बैठी यहाँ पर? 90। 1 अंक वाली कितनी संख्या बैठी यहाँ पर? 9। 90 और 9 कितना हो गया? 99 हो गया। 1 अंक वाली और 2 अंक वाली ये हटा दी हमने।
एक संख्या और बैठी है, कौन सी? 1000 है। ये 4 अंक वाली संख्या, ये भी आपको इसमें से हटानी पड़ेगी। इनकी बात कर रहे हैं, इनमें से हमें क्या क्या हटाना है? हमें 3 अंक वाली संख्या चाहिए, तो 100 से 999 तक 3 अंक वाली संख्या होती हैं। इसका मतलब 1 अंक वाली हटानी है, 2 अंक वाली हटानी है, और ये चौथे अंक वाली एक संख्या है वो भी हटानी है। तो इनको आप हटा सकते हैं, 90 और 999 और एक ये हट जाएगी, तो कितनी हो जाएंगी? 100। 1000 में से 100 माइनस कर दें तो 900। यहाँ पर आपकी ये ट्रिक बन रही है। 1 अंक वाली कुल संख्या है 9, 2 अंक वाली कुल संख्या है 90, 3 अंक वाली कुल संख्या 900 होती हैं। आपसे पूछा जाए 4 अंक वाली कुल संख्या कितनी होंगी? 9000 होंगी। ये लो, 4 अंक वाली, 4 अंक की कुल संख्याएं 4 अंक की कुल संख्याएं कितनी होंगी? कहाँ से कहाँ तक होती हैं वो भी चीज़ आनी चाहिए। 4 अंक की कहाँ से होंगी? यहाँ से, बस 9 9 9 और बना दीजिए आप इनको, यहाँ तक होंगी। टोटल कितनी होंगी आप ये लगा दीजिए, 9000। 4 अंक की होते हैं, इसमें 9 लगा दीजिए, 9000 हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल संख्या आप बता सकते हैं। कहीं क्वेश्चन है, कहीं पर भी बन सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने आपको ये करा दी, यहाँ पर नोट डाल के लिखा दी। अब इसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या तो आप निकाल सकते हैं कि 3 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या ये वाली, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या ये, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये, सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है, 8 अंकों की सबसे बड़ी, तो ये बन जाएगी 8 बार 999 लिख दो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी। सबसे छोटी संख्या आपको बनानी है तो इसे 1 बना दो, सबको 0 कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 9 की बन गई। हमें कितने की बनानी? 8 की। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 9 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 9 की बोला 8 की बोला था। 1 2 3 4 5 6 7, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। हाँ, आगे की ओर अब हम चलते हैं। अब आपका स्टार्ट होता है नंबर, टाइप ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। अब हम संख्याओं के प्रकार के बारे में अब चर्चा होगी। अभी तक तो आपको हमने बेसिक नॉलेज दी थी। छोटी छोटी संख्या कभी कभी पूछ लेता है वो, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, इनका योगफल क्या होगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन बने तो वो क्या छूटने नहीं चाहिए। हाँ, नेक्स्ट हाँ, क्या चला रहे थे? नंबर्स की बात कर रहे थे। टाइप ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। टाइप नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। एस लगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्याओं के प्रकार। पहले हम लेते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहा जाता है। इसे लिखो चाहे मत लिखो, नहीं तो आप समझ सकते हैं कैपिटल एन से इसको हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 से। गिनती 1 से ही स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो गिनती वाली जो संख्या होती हैं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये संख्याएं चलती जाती हैं। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहे, इसमें आपसे कहा जाए ये टोटल संख्या कितनी होती हैं? अपरिमित हैं, इनफाइनाइट है यहाँ पर, क्योंकि डॉट 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 लगा हुआ है। अगर ये नहीं लगा होता फिर आपसे पूछते कि यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितनी है? 5 है। हाँ, नेक्स्ट आगे की ओर अब हम चलते हैं। दूसरा, तो प्राकृत संख्या अगर आपसे ये कहा जाए कि -4 ये प्राकृत संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि गिनती में तो आती नहीं है -4। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। अब हम चलते हैं सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं?
सम संख्या, सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इवन नंबर कहा जाता है, इसलिए हम इसे ई से डिनोट करते हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर कहा जाता है इनको। तो इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 से डिविजिबल। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिविजिबल होती हैं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इस तरीके से ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्या होती हैं। सम संख्याएं या फिर इनका दूसरा नाम और है सम प्राकृत संख्या भी कहा जाता है। सम संख्या हैं उनको सम प्राकृत संख्या भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को ऑड नंबर कहा जाता है, इसलिए हम इसे ओ से डिनोट करते हैं। ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं वो विषम संख्या कहलाती हैं। आप जानते हैं 1, 3, 5, 7 ... ये विषम संख्या कहलाती हैं। अच्छा, अगर चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन बनाएंगे। आपसे ये कहा जाए कि निम्न में से कौन सी सम संख्या है? सम संख्या आपको बतानी है। 1 है बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन में 3 है, सम संख्या आपको बतानी है। सी ऑप्शन में 4.4 है, डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज है। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सम संख्या कौन सी है? तो सम संख्या इसमें तो कोई नहीं है, ये विषम है। ये भी कैसी है? विषम। और ये जो है ये दशमलव संख्या आ गई। दशमलव संख्या में सम संख्या विषम संख्या नहीं होती है, तो यहाँ पर नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक, चलो आगे की ओर चलते हैं। प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। इसके बाद हम लेते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं का दूसरा नाम क्या है? इसको हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। संयुक्त है, मिली हुई संख्या है ये। इंग्लिश में इसको कहा जाता है कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? इसकी डेफिनेशन आप समझिए। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या हैं, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड, वो भाज्य संख्या कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन समझिए। भाज्य संख्या, इसके नाम से हम स्पष्ट करें। चलो, भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें भाग चला जाए, जिनमें भाग चला जाए। किसका? अदर संख्या का। एक तथा स्वयं के अलावा एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या हैं जिनमें एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नंबर्स लिख रहे हैं, उनसे आपकी समझ में आ जाएगा। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी कौन सी संख्या होती है? 2 आती है। 2 में किसी अन्य का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए तो 3 में भी नहीं जाएगा, 1 का जाएगा और स्वयं का जाएगा। तो इसके बाद फिर कौन सी आ जाएगी? 4। 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9 में भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 10 में जाएगा। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं? ये भाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? यहाँ पर 4 होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। अभाज्य संख्याएं, ये प्राकृत संख्याओं में से बन रही हैं, आपको बता दें। हाँ, कहाँ तक हो गए? 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य। 5 नंबर आएगा। मैंने साफ कर दिया, मुझे ध्यान नहीं रहता इसलिए।
5वें नंबर पर आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं देखो किसे कहते हैं? एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ये तो गुणनखंड के रूप में मैंने परिभाषा बता दी। अब देखिए इसके नाम से, अभाज्य का मतलब अभाज्य, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, दूसरी संख्या अदर संख्या का इसमें भाग नहीं जाए। ठीक है, अभाज्य का मतलब। और भाज्य का मतलब क्या था? दूसरी संख्या का भाग चला जाए। तो अभाज्य संख्या बताइए, एक से बड़ी ऐसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी प्राकृत संख्या बताओ जिसमें दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो क्या आ जाएगी? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 8 आएगी? नहीं, 8 में अदर संख्या का भाग जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 9 में भी भाग जाएगा 3 का, 10 में भी जाएगा, 11 में नहीं जाएगा। इस तरीके से ये सभी कैसी संख्या हैं? ये अभाज्य संख्याएं आती हैं। अच्छा, इसमें देखो क्या एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 से लेकर के 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? आप इसे नोट डाल के लिख सकते हो अभाज्य संख्या के रूप में। चलो इसको साफ करते हैं, नोट में आपको लिखा देते हैं, पूरा ही लिखा देता हूँ मैं इसे नोट में। हाँ, नोट में देखो, पहला नोट मैंने एक वर्ड नहीं लिख पाया था, ऋण संख्या कहा जाता है अभाज्य संख्याओं को। अभाज्य संख्याओं को क्या कहा जाता है? ऋण संख्या। प्राइम नंबर तो है ही। अभाज्य संख्या है नोट, पहला नोट अभाज्य संख्याओं का, 1 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? 25 होती हैं, याद होना चाहिए। 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं ये भी आना चाहिए आप पर। जो निम्न हैं ये आप लिख लो, जो निम्नलिखित हैं। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो छूटनी नहीं चाहिए। जो भी बोर्ड पे काम हो रहा है वो आप एक्सेप्ट करते जाइए। विश्वास करो कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी, क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या 25 होती हैं जो निम्नलिखित हैं। हाँ, तो बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या भी होती है। 2 कैसी है? अभाज्य भी है और सम भी है। सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। हाँ, एक ऐसी संख्या होती है जो सम भी है और अभाज्य भी, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। वह संख्या बताइए जो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है, सम भी होती है और अभाज्य भी होती है, और कोई नहीं आएगी इसमें सम। हाँ, 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25। इसे लिखते जाइए। 2, 2 के बाद 3, 3 में किसी अन्य का भाग नहीं जाता है, 5 में नहीं जाएगा भाग, 6 में जाएगा, 2 का जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 8 में जाएगा, 9 में जाएगा, 10 में जाएगा, 11, 12 में जाएगा, 13, 14, 15, 16, 17। जैसे मैं निकाल रहा हूँ, मैं आपके लिए निकलवा रहा हूँ। 18, 19 में अभी भाग नहीं जाएगा, 20 में जाएगा, 21 में जाएगा, 3 का जाएगा 21 में, 22 में भी जाएगा, 23 में नहीं जाएगा, 24 में जाएगा, 25 जाएगा, 26 में जाएगा, 27, 28, 29 आएगी, फिर 29 में नहीं जाएगा। हाँ, 30 में जाएगा, 31 में नहीं जाएगा, 32, 33, 34, 35, 36, 37 में नहीं जाएगा, 38, 39 में भी जाएगा। क्या? बिल्कुल जाएगा, 3 का जा रहा है, 9 और 3 12 होती हैं। 39, 40, 41 आएगा, फिर
41 के बाद 42 में जाएगा, 43 ले लो, 44 जाएगा, 45, 46, 47 में नहीं जाएगा, 48 में जाएगा, 49, 49 में 7 का जाता है ये भाग, हाँ 49, 50। यहाँ तक अब देखो 1 से लेकर 50 तक जो टोटल अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 15 होती हैं, 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई। और कौन सी आती? 47 के बाद 50 से ऊपर लीजिए 51 में भाग जाता है। देखो एक इम्पोर्टेंट आपको बात बता दें, 51 में 3 का भाग चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 और 1 जोड़ लिया करो, 51 में 3 का जाएगा कि यस, 5 और 1 6 होते हैं, 6 में 3 का भाग जाता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल होगी ही होगी। ये 3 की भाजकता का नियम कहते हैं, इसे आना चाहिए आप पर। हाँ 51 में जाएगा, 52 में जाएगा, 53, 5 और 3 8, 3 का नहीं जाएगा तो 53 ले लो इसमें, 54 जाएगा, 55 में जाएगा, 56 में जाएगा, 57 जाएगा, 7 5 12 होता है, 57 12 हो गया, 12 में 3 का भाग जाता है तो 3 से डिविजिबल होगी ये 100%। 57 के बाद 58, 59, 9 5 14 होता है, इसमें नहीं गया, देख लो। 60 61 यस ले, 62 63 में जाएगा, 64 65 66 67 में नहीं जाएगा, क्योंकि 6 और 7 कितने होते हैं? 13। 68 69 में जाएगा, 69 है। 70 71 7 और 1 8 होता है, 71 लो। 72 73 7 और 3 10 होता है, इसमें नहीं जाएगा। 74 75 76 77 78 79 7 और 9 16 होता है, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 80 81 82 81 में जा रहा है, 8 और 1 9 होता है, इसलिए 3 का 2 और 3 का ही चेक करना है आपको। एक 91 और आता है, उसमें 13 का भाग जाता है, उसे छोड़ के। हाँ 81 82 83 8 और 3 कितना होता है? 8 और 3 11। 84 85 86 87 8 7 15 होता है, 3 का भाग जाएगा। मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्यों कभी कभी बीच में से पूछ सकता है। 85 87 तक पहुँचे, 88 में जाएगा 2 का, इकाई का अंक 2 से डिविजिबल है इसलिए। 89 हाँ 89 लो, 9 और 8 कितना होता है? 17 इसलिए। 90 जाएगा। 91 13 का भाग जाता है, 13 7 91, इसलिए उसे नहीं लेंगे। 92 93 में जाएगा। 94 95 में जाएगा। 9 और 5 कितना होता है? उसमें तो 5 का जा रहा है, 95 है इसलिए 95 में 5 का जाएगा। हाँ 2 3 5 ही देखते हैं हम। 95 बाद 96, 9 और 6 जा रहा है इसमें 3 का। 97 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 97 98 99 100। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से टोटल जो अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं। हाँ ये जो भाजकता के जो नियम है मैं आपको बाद में कराऊंगा, 2 की भाजकता 3 की, सब भाजकता के नियम आपको कराऊंगा, 10 12 13 तक आपको करा देंगे, लेकिन वो बाद में कराऊंगा। उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। 3 की भाजकता के नियम पर बनता है, 11 की भाजकता के नियम पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ तो इसमें देखो, अब मुझे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है नोट में। एक तो ये हो गई 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? ये 25 होती है, जो कि निम्नलिखित है। इसमें क्या है, कभी कभी देखो क्वेश्चन किस टाइप से बन सकता है वो चीज़ आनी चाहिए। वो दे सकता है 30 से 70 तक, 30 से 70 तक अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप लिखने की आनी चाहिए आप पास। जैसे मैंने लिखा है ऐसे ध्यान उठा करके आपको 2 की भाजकता 3 की भाजकता के नियम से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। हाँ नेक्स्ट दूसरा है
अब हमने इसमें ये बताया था, एक है, एक से बड़ी प्राकृत संख्याओं की चर्चा की गई है भाज्य में और अभाज्य में। तो एक जो अंक है वह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये भी एक्सेप्शन है, यहाँ पर अपवाद है। एक न तो भाज्य संख्या है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो ये हो गया। तीसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह आती है, 1 से लेकर 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं। 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 15 होती हैं। ये तो स्टैंडर्ड हो गया। चौथा, 50 से आगे ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 50 इंक्लूड कर दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं 10 होती हैं। डायरेक्ट वैसे तो इन्हीं पर बेस क्वेश्चन बनता है। 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। कभी कभी सम पूछ ले तो निकालने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। आप पर ये चीज़ आनी चाहिए। आगे की ओर अब हम चलते हैं। हाँ, 5वां नोट देखिए इसमें। अब इसमें कभी कभी क्या है, भाज्य संख्या भी अगर पूछ ले कि 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे जवाब देंगे। 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्या आपको निकालनी है तो अभाज्य को निकाल के फेंक दो। 1 से 50 तक कुल भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। वैसे तो कितनी होनी चाहिए, 50 में से कितनी हटा दो, 15, तो कितनी बची, 35। 35 में से भी एक आपको कम करना पड़ेगा, तो 50 में से कितने हटाने पड़ेंगे। पहले तो आप ये 15 हटा दो जो आपकी अभाज्य संख्या है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 15। एक और आपको हटाना पड़ेगा 1, तो इसमें से 1 और माइनस कर दो तो कितना है, 35, तो 34 आ गई है। इसी प्रकार आपसे कहा जाए 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती हैं, भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। भाज्य संख्याएं तो कितनी है, 100 में से आप माइनस कर दीजिए कितनी, अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 25 माइनस कर दो, और जो एक का अंक बचा है उसे भी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो 75 में से एक गया तो कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। और ये भी आपको बता दें, ये देखो, ये जो पेपर होगा फर्स्ट पेपर, इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। भाज्य और अभाज्य में चक्कर पड़ सकता है, इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है कि क्या पूछा है। 1 से 100 तक कुल भाज्य संख्या कितनी होती है, तो कितनी आ जाएंगी, 74। ऐसा लगता है कि अभाज्य पूछ रहा है वो। हाँ, नेक्स्ट आगे की ओर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए थे 5 तक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं से आगे की ओर अब हम चलते हैं। हाँ, इसके बाद अब हम लेते हैं संपूर्ण संख्या। अब मैंने साफ कर दिया, बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे। संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या को कंप्लीट नंबर कहा जाता है। कंप्लीट नंबर्स संख्याएं, संपूर्ण संख्या एक वचन है, एक वचन ही ले लो चलो। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अपवर्तकों का योग दी गई संख्या से 2 गुना प्राप्त होता है। अपवर्तकों का योग, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। यहाँ लिखना चाहो लिख लो, ये थोड़ी सी अलग है। ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अपवर्तकों का योग दी गई
संख्या से 2 गुना या दुगुना भी आप लिख सकते हैं, 2 गुणा प्राप्त होता है दुगना भी आप लिखना चाहो तो लिख लो, ये लो दुगना लिख दो। दुगना प्राप्त होता है वह संपूर्ण संख्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या कहलाती है। देखो आपको मैं इतनी मेहनत करा रहा हूँ, कंटेंट 1 नंबर का दे रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से। ये मैंने नोट्स बनाया आपके लिए, कोई चीज़ छूट ना जाए, क्रमबद्ध तरीके से मैंने पहले लिखा है, तब आपको मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ऐसे नहीं है कि जो नॉलेज है वैसे ही बना दो, नहीं, उसमें अभी हमें सीक्वेंस देखना पड़ता है कि जिससे समझने में कोई ज़्यादा कठिनता नहीं आए, सरलतापूर्वक समझ में आता चला जाए। इसलिए वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? संपूर्ण संख्या 6 होती है। जैसे 6,28। अब इसमें नया शब्द आया है अपवर्तक। क्या होता है? तो पहले हम 6 के क्या लिख दें? अपवर्तक। 6 के अपवर्तकों का योगफल, 6 के अपवर्तकों का योगफल। हाँ, 6 के अपवर्तक क्या क्या होते हैं बताइए। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। 6 में किस किस का भाग चला जाए वही उसके क्या कहलाएंगे? गुणनखंड कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, अपवर्तक कहलाते हैं। गुणनखंड का दूसरा नाम क्या है? अपवर्तक। तो 6 के अपवर्तक बताइए। 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का जाएगा। तो ये इसके अपवर्तक हो गए। अब इन अपवर्तकों का योग देखिए आप। दी गई संख्या से दुगना प्राप्त होता है वह संपूर्ण संख्या कहलाती है। तो 6 के अपवर्तकों का योग क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पर? 12। तो दी गई संख्या क्या है? 6 का दुगना प्राप्त हुआ है, तो 6 कैसी संख्या है? संपूर्ण संख्या है। 28 के अपवर्तकों का योग बताइए। अट्ठाईस के अपवर्तकों का योगफल। हाँ, 28 में 1 का भाग जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, क्या 3 का, 8 और 2 10 होते हैं, नहीं जाएगा। वही नियम है, 8 और 2 इनको काउंट कर लिया करो आप। तो ये दोनों को जोड़ के देख लो 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा है, ठीक है। 4 का 4 7 28 होता है, तो 4 भी इसका अपवर्तक है। जिसका भाग चला जाए वो अपवर्तक है। 4 का, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 14 दूनी 28, ठीक है। 14 के बाद 2 बार चला गया, फिर 28 का ही जाएगा। फिर अब इसे जोड़ के देखिए कितना प्राप्त हो रहा है। 28 दूनी 56 आना चाहिए। देखते हैं 56 आता है कि नहीं आता है। 8 4 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 2 25, 25 और 1 26, 26 की 6 हासिल 2, 2 4 और 1 5। देखो 56 आ गया है। तो इसका मतलब 28 के अपवर्तकों का योग किया है तो दी गई संख्या से दुगना प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों संख्या कैसी हैं? संपूर्ण संख्या हैं। आपको बता दें सबसे छोटी संपूर्ण संख्या क्या होती है? 6 होती है। 1 से 100 तक टोटल संपूर्ण संख्या कितनी होती हैं? 2 होती हैं, 6 और 28 होती हैं। इसे आप नोट डाल के आप लिख सकते हैं, नोट में लिख लो इस बात को आप। एक से 100 तक कुल संपूर्ण संख्याएं कितनी होती हैं? 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 6 और 28। 1 से 100 तक कुल संपूर्ण संख्याएं 2 होती हैं। तो ये आपको हमने करा दिया। हाँ, इसके बाद एक और ले लो आप, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं।
आप ये जो आपका काम मिल गया है आज का, उसे साथ ही साथ लर्न करो, याद कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि कौन कौन सी संख्याएं, अपवर्तक क्या होते हैं। नई चीज़ मिले उसी पे मेन फोकस रखना, उसी में से क्वेश्चन बनेगा। हाँ, संपूर्ण संख्या के बाद में इसके बाद हम लेते हैं, हाँ कौन सा नंबर चल रहा था मुझे ध्यान नहीं है, मैं भी देख लेता हूँ। 7 नंबर होगा शायद ये, 7 नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं देखो किसे कहा जाता है, 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृत संख्याएं, 2 या 2 से अधिक, आप लिखना चाहो लिख सकते हो इसे, ये थोड़े नए आ गए हैं इसलिए, 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृत संख्याएं, 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृत संख्या हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। 2 या 2 से अधिक ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। इसका मतलब अर्थात दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। इसका मतलब ये हो गया, अर्थात दी गई सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। अर्थात दी गई सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 1 होता है। वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हाँ, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 2 और 3, ये कैसी संख्याएं हैं आपस में, सहभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका HCF निकालें 1 प्राप्त होगा। तो ये बताइए ये सहभाज्य संख्याएं हैं क्या, 2, 4, 9, 2, 4 और 9 है, तो यहाँ पर तो ये हो जाएंगी। इन सभी संख्याओं का जो HCF है यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए कैसी संख्या हो जाएंगी, ये सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। हाँ, एक एग्जाम्पल और ले लो, 7, 8, 13, चलो ये ले लो, कोई बात नहीं, अलग अलग कर दिए, इसमें हमने समावेश कर दिया, कोई बात, ठीक है। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सहभाज्य हैं। 2, 4, 9 परस्पर कैसी हैं, सहभाज्य, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ। ये 3 संख्याएं तो तीनों में देखेंगे, 2 संख्याएं होती तो 2 में देखते। जैसे आपसे कहा जाए कि यहाँ पर कितना है, 2 है और ये 42 है, तो बताइए क्या ये सहभाज्य है, ये सहभाज्य नहीं होंगे क्योंकि इसका भाग इसमें जा रहा है, कॉमन फैक्टर इसके अंतर्गत बैठा है। यहाँ पर ये जैसे 18 होता, 18, तब भी ये क्या होती हैं, सहभाज्य नहीं होती हैं फिर ये, इसलिए। तो यहाँ पर ये सहभाज्य का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे। जो काम आपको दिया जा रहा है आप उसकी नोट्स बनाइए और उसे बार बार क्या है, रिवीजन कीजिए। जो मेन फैक्ट हैं आप उन पर ध्यान दीजिए आप। तो धीरे धीरे चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।